अगर पहले सीट की बात करें तो तेज प्रताप और हिना साहब का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। दूसरे की बात करें तो रामबली सिंह और साधु पासवान का नाम ऊपर चल रहा है। और तीसरे में बात करें तो मोहम्मद फारूक ऊपर चल रहे हैं। तनवीर हसन और फैसल अली का नाम अब काफ़ी नीचे जा चुका है कि तेजस्वी यादव ने धोखा दे दिया। तेजस्वी यादव पर रालोसपा ने भी आरोप लगाए थे, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे और कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ये तक पत्र लिख के कह दिया था कि तेजस्वी जी आपने प्रॉमिस किया था, फिर आपने प्रॉमिस क्यों तोड़ा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कि स्टार पावर बनाकर जिसे चुनाव में साथ में लेकर घूम सकते हैं तेजस्वी यादव अपने साथ, तो वो एक बड़ा कहीं ना कहीं चेहरा हो सकते हैं साधु पासवान। और इनके चेहरे पर कुछ पासवान वोटर्स को इधर से उधर किया जा सकता है। तो तनवीर हसन का नाम बताया जा रहा है। बेगूसराय से जगदानंद सिंह अगर नहीं जाते हैं और जगदानंद सिंह के पास वैसे भी संगठन की जिम्मेदारी बड़ी है, तो उस केस में तनवीर हसन का नाम यहाँ से सजेस्ट किया जा रहा था कि वो जाकर वहाँ पर वही रोल निभा सकते हैं जो जगदानंद सिंह बाहर निभा रहे हैं, वही अंदर तनवीर हसन निभा सकते हैं। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज फादर्स डे है, यानी कि पिताओं का दिन, पितृ दिवस अगर हिंदी में इसे कहें तो हम सबसे पहले तो मैं अपने पिता विजय मिश्र बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं उनकी बहुत बड़ाई करूंगा क्योंकि वाकई अगर इस तरह का मुझे उन्होंने संस्कार नहीं दिया होता और जो मैं करना चाहता था, एक इंजीनियर होने के बाद, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद एक पत्रकार बनने के लिए जो रुचि मैंने दिखाई और उस रुचि का उन्होंने जिस तरह से पोषण किया, बाकायदा जानते हुए, क्योंकि हमारे पिता शुरू से ही पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता की जो सबसे निम्नतर चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं संसाधनों का अभाव, ये सब चीज़ देखा और उसके बावजूद मुझे उन्होंने प्रोत्साहित ही नहीं किया, मेरे साथ लगातार खड़े रहते हैं कि मैं एक अच्छा पत्रकार ही नहीं, एक अच्छा विश्लेषक भी बन सकूं। तो ये रही मेरे पिता की बात। उसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको पहले तो मैंने भाई की तरह बहुत साथ दिया, फिर जब उम्र बढ़ी तो कहीं ना कहीं एक पिता तुल्य के तौर पर भी मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को गाइड किया। तो उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस तरह का मुझे मौका दिया कि मैं आपको कुछ सिखा पाया। कहीं ना कहीं इंसान का जीवन भी तब सफल हो पाता है जब वो अपनी जाने हुए गुण और ज्ञान किसी और को दे पाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पंचनामा वो जिसमें खबरों की चीरफाड़ होगी और उस सत्य तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा जो कि आपको हर जगह दिखाई नहीं देता है आजकल, लेकिन यहाँ दिखेगा। यहाँ हर दिन दिखता है पंचनामा के माध्यम से और आज भी प्रयास वही होगा कि आपको वो सत्य दिखाया जाए जो कि आप नहीं देख पाए हैं अभी तक। पंचनामा की शुरुआत जैसे होती है, एक किस्सा होता है। आज थोड़ी तबीयत नासाज है तो किस्सा बहुत छोटा सा सुनाऊंगा, लेकिन है बहुत मज़ेदार ये किस्सा। ये किस्सा सुनकर आपको कुछ मज़ा भी आएगा और हो सकता है कुछ लोगों को दुख भी हो। तो खैर, अब जो सच है, सच थोड़ा दुखी भी करता है। किस्सा ये है कि एक गधों का गांव था, उसमें गधों के राजा थे, पर वहाँ राजतंत्र चला आता था। तो राजा के बेटे, राजा के जो पुत्र थे वो लगातार राजा बनते गए और इस तरह से चलता है। लेकिन जो वर्तमान राजा थे उनका अंतिम समय चल रहा था और उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वहाँ अब कोई और राजा हो नहीं सकता था। तो राजा ने कहा कि भाई अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। तो गांव के लोगों ने और जो राजा के मंत्री हैं उन लोगों ने सजेस्ट किया कि अब हम लोकतंत्र की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र को अपना लेते हैं और जो सबसे कुशल होगा, जो जिसको सब कुछ चुनेगा, वो ही राजा बनेगा अब। तो राजा ने कहा कि ठीक है, सबसे कुशल व्यक्ति को लेकर आओ। तो गधों का गांव था, एक से एक गधों को लाया गया, एक से एक ऐसे चीज़ों को, ऐसे जानकार गधों को लाया गया जिन्होंने अलग अलग तरीके से, कोई गाकर, कोई हंसकर, कोई सुनाकर, कोई अपनी बुद्धि के आधार पर, कोई नाच गाकर, अलग अलग तरीके से लोगों ने दिखाया इन गधों ने। और राजा
सभी को देखा राजा ने कहा कि ऐसी कोई मुझे विशेषता नज़र नहीं आई इनमें जो कि इन्हें अलग कर सके, या एक राजा के तौर पर कोई खूबी इनमें नज़र नहीं आई जो कि ये साबित कर सके कि ये आने वाले समय में आम जनता से अलग होंगे। तो बहुत चिंतित हुए सभी को चिंता हो गई कि आखिर अब ये होगा कैसे। तो गधों में से किसी ने कहा कि क्यों ना हम एक जेबरा लेकर आए, और जेबरा को, जो कि हमारा दूर का मौसी का रिश्तेदार है, मौसी का बेटा है, उसको लेकर आते हैं और उसे राजा के सामने रखते हैं, हो सकता है राजा को पसंद आ जाए। तो बहुत खोजा गया, आसपास के इलाकों में कहीं जेबरा मिला नहीं, दूर देश से जेबरा को लाने की बात हुई। तो जो राजा के भाई थे उन्होंने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि भाई जेबरा जब मिल नहीं रहा है तो मैं लेकर आता हूँ जेबरा, और ये जेबरा लेकर आऊँगा और मैं ही स्पष्ट कर पाऊँगा, राजा को खुश कर पाऊँगा और राजा मेरी बात मान लेंगे। तो जो राजा के भाई थे वो गए दूर, एक जेबरा पकड़ के कहीं से लेके आए और राजा के सामने लाया उन्होंने। राजा ने जैसे ही देखा कि बाकी गधों के बीच में एक जेबरा, उजली और काली धारियाँ, अलग सा खूबसूरत सा प्राणी लग रहा है, राजा ने ना तो उस जेबरा को कुछ बोलने के लिए कहा, ना उसे नाचने गाने को कहा, ना कोई उसमें गुण देखने की कोशिश की। राजा ने उसके रूप और आकर्षण के माध्यम से ही कह दिया कि यही अब इस जगह का राजा होगा। सारे लोगों ने भी देखा कि भाई ये अलग है तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और ये अलग होने के कारण ही कहीं ना कहीं लोगों ने उस जेबरा को अपना अगला राजा बना लिया। अब जेबरा को राजा तो बना लिया, तो जब राजा के भाई ने ला ही दिया जेबरा, राजा को जेबरा पसंद आ ही गया, तो कहा गया कि अब इनका अभिषेक किया जाए और राज्याभिषेक करके इनको सत्ता सौंप दी जाए। तो राज्याभिषेक का एक नियम होता है, हर जगह नियम होता है। आप अक्सर देखते होंगे अफ्रीका में जो सबसे आगे जेबरा का एक समूह होता है वो नदी पार कर जाता है, और सबसे आगे जो जेबरा होता है वही लीड करता है कि किस तरफ जाना है। और आपने अक्सर देखा होगा ज्योग्राफिक्स के अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज में कि एक जेबरा आगे आगे जाता है और वो नदी पार करता है, फिर देखा कि सारे जेबरा पार कर जाते हैं। तो जेबरा ने जो नियम था उस हिसाब से उनको भेजा गया कि जाइए नदी पार कीजिए और पार करके बताइए कि किस तरफ जाना है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जेबरा गए, जेबरा ने नदी पार करना शुरू किया। जब जेबरा पार करके उस साइड पहुँचे तो उनके जो धारियाँ थीं वो सारी पानी में बह गईं। तब जाके समझ में आया कि दरअसल वो जेबरा नहीं थे, वो भी एक गधे ही थे, और उनको बस धारी से रंग दिया गया था ताकि वो जेबरा की तरह लगे। अब राजा तो मौजूद थे नहीं, तो वो गधा ही कहीं ना कहीं उन लोगों का शासक हो गया। और उस गधे को जो राजा के भाई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से उठा कर लाया था, रंगवा कर लाया था, ताकि जनता समझ नहीं पाए, और अंततः उस गधे के माध्यम से राजा के भाई ने ही उस गांव पर शासन किया। तो ये था आज का किस्सा। अब चलिए शुरू करते हैं वो खबर जिस खबर के लिए आज मैं आपके समक्ष हूँ। खबर ये है कि आपने देखा होगा कि एमएलसी सीटों की बात लगातार चल रही है। 2-3 दिन से मैं भी आपको समझा रहा हूँ अलग अलग समीकरण और कौन कौन से लोग हो सकते हैं उम्मीदवार जो कि राजद की तरफ से फिलहाल जिनका नाम चल रहा है। तो एक बड़ी कहीं ना कहीं इसमें अपडेट जो कहा जा सकता है वो हुआ है। अब तक हम आपको लगातार बता रहे थे कि 3 जो सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा 9 सीटें टोटल, लेकिन 3 सीटें राजद को मिल रही हैं उनके संख्या के आधार पर। 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है, और जो ये पूरी 9 सीटों की लिस्ट थी इसमें 3 और 2 सीटें, 3 सीटें जदयू को और 2 सीटें भाजपा को, यानी 5 सीटें उस तरफ गई हैं और 4 सीटें कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल गई है, क्योंकि संख्या बल ज़्यादा राजद का है और कांग्रेस का भी 1 सीट बनता है। इसलिए ये जो 3 + 1 4 सीटें हैं ये अब महागठबंधन के पास है। हम कांग्रेस की सीट की बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे, हमारी बात कर रहे हैं राजद की 3 सीटों की। राजद की 3 सीटों का समीकरण क्या है मैंने आपको कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, लेकिन मैं सही तरीके से आज भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। तो एक बदलाव हुआ है, जो ऊपर के प्रोबेबल हमने कहा था कि यादव और सवर्ण समाज से कुछ चेहरे हो सकते हैं। जो पहला जो एमएलसी का सीट है उसमें यादव या तो सवर्ण समाज के एक व्यक्ति को मौका मिल सकता है। इसके दावेदार कौन थे? तेज प्रताप यादव का नाम लगातार यहाँ से दौड़ रहा था। तेज प्रताप यादव के बारे में बताया जाए कि महुआ से वो चुनाव उनको नहीं लड़ाया जाएगा, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था किया गया था फतुहा में, लेकिन उन्हें एमएलसी बनाकर भेजकर एक जो जिम्मेवारी है उससे मुक्ति पाना चाहेगी राजद चुनाव से पहले। उसके बाद जगदानंद सिंह का नाम आ रहा था, बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव अकेले पड़ जाते हैं सदन में
और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से समस्या हो जाती है। बाहर तो कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह संभाल लेते हैं, संगठन की बात होती है संभाल लेते हैं, लेकिन सदन में अकेले तेजस्वी पड़ जाते हैं। वहाँ कुछ लोगों की आवश्यकता है जो कि लालू यादव के समय के हों और लालू यादव की तरह गाइड कर सके तेजस्वी को, इसलिए जगदानंद सिंह का नाम यहाँ आ रहा था। इसमें भी एक अपडेट नया आया है। जगदानंद और तेज प्रताप के अलावा इसमें एक और नाम जुड़ गया है, हिना साहब का। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सिवान के कई पेजेस हैं जहां पर एक्टिवली ये मांग की जा रही है वहां के लोगों से कि शहाबुद्दीन ने बहुत दिन तक लालू यादव जी की सहायता की है, उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो ऐसे में जब हिना साहब लगातार वहाँ चुनाव लड़ रही हैं और जीत नहीं पा रही हैं, तो उन्हें मौका दिया जाए पहुँचने का। उनके समर्थक ये भी कह रहे हैं कि हिना साहब को कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत वहाँ हरा दिया जा रहा है। अब शहाबुद्दीन जी का वहाँ दबदबा नहीं है, वहाँ नहीं रहने की वजह से, तो उस केस में हिना साहब को डायरेक्ट एमएलसी बनाकर भेजा जाए। तो इस पर विचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी हो सकता है कि डिसीजन ले लें, हिना साहब को वहाँ से मौका दे दे, लेकिन अंतिम जो डिसीजन है वो लालू यादव का ही होगा। अब हम आते हैं दूसरी सीट पर। दूसरी सीट जो है उसमें मैंने आपको कहा था इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ सीधे तौर पर किसी न किसी SC ST OBC को ही मौका मिलेगा। यानी दो नाम अभी भी बिल्कुल यहाँ से तय नजर आ रहे हैं। इन दोनों में ही कहीं ना कहीं ऊंट करवट लेगा। जो पहला नाम है वो है रामबलि सिंह चंद्रवंशी का। ये अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राजद के अध्यक्ष भी हैं। और दूसरा नाम जो चल रहा है वो साधु पासवान का है, जो अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजद के ही। अब आपको बता दें कि साधु पासवान का जो पलड़ा है वो भारी इसलिए लग रहा है शुरू से ही क्योंकि रामविलास पासवान के दामाद हैं और मुखर होकर इनकी पत्नी रामविलास पासवान के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठानी हो तो उठाती हैं। हालांकि बीच में खबरें ये आ रही थी कि इनको जो इनकी पत्नी है साधु पासवान की, इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। रामविलास पासवान LJP की कोई सीट जहां पे मुकर्रर की जाएगी उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ सकती हैं। अब किसके खिलाफ लड़ेंगे ये तो अभी तक तय नहीं है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शायद तेजस्वी यादव, क्योंकि आपको पता होगा कि पासवान जो वोट है वो लालू यादव के पास भी बहुत हद तक है, लेकिन रामविलास पासवान की धमक की वजह से ये जो वोट बैंक रहा है लालू की गैर मौजूदगी में, ये रामविलास पासवान की तरफ और चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कि स्टार पावर बनाकर जिसे चुनाव में साथ में लेकर घूम सकते हैं तेजस्वी यादव अपने साथ, तो वो एक बड़ा कहीं ना कहीं चेहरा हो सकते हैं साधु पासवान। और इनके चेहरे पर कुछ पासवान वोटर्स को इधर से उधर किया जा सकता है। अगर वो नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान ने जो बिहार की जनता के साथ चोरी किया था तथाकथित तौर पर जो राजद कहती आई है वो साबित करने के लिए खुद साधु पासवान मंच से ये बातें बोल सकते हैं। और अगर वो चुनाव खुद लड़ेंगे तो वो ये सब नहीं कर पाएंगे, वो लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक ये समस्या हो सकती है। तीसरा जो मुख्य कहीं ना कहीं सीट है जिसकी दावेदारी मैंने कहा था आपको कि एक मुसलमान को जाना तय है। अब इस पर नाम बहुत सारे थे, लेकिन इस नाम के फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है और जुड़ा ही नहीं है, लगभग तय हो गया है। चलिए इस नाम को एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से नाम इस तीसरी सीट पर, यानी जो अल्पसंख्यक कोटे की सीट थी, इस पर कौन कौन जाना चाहता है। तो तनवीर हसन का नाम बताया जा रहा है बेगूसराय से। जगदानंद सिंह अगर नहीं जाते हैं और जगदानंद सिंह के पास वैसे भी संगठन की जिम्मेदारी बड़ी है, तो उस केस में तनवीर हसन का नाम यहाँ से सजेस्ट किया जा रहा था कि वो जाकर वहाँ पर वही रोल निभा सकते हैं जो जगदानंद सिंह बाहर निभा रहे हैं, वही अंदर तनवीर हसन निभा सकते हैं। इसके अलावा शिवहर के फैसल अली हैं जो चुनाव लड़े थे लोकसभा, इनको भी मौका मिल सकता है। ये दोनों का नाम लगभग चल रहा था, लेकिन इन दोनों को पछाड़कर आपको पता होगा कि राज्यसभा में क्या हुआ था। राज्यसभा की सीट को लेकर महागठबंधन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। कहीं ना कहीं ये लोग ये भी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने धोखा दे दिया। तेजस्वी यादव पर रालोसपा ने भी आरोप लगाए थे, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे, और कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ये तक पत्र लेके कह दिया था कि तेजस्वी जी आपने प्रॉमिस किया था, फिर आपने प्रॉमिस क्यों तोड़ा। प्रॉमिस था क्या, राज्यसभा की एक सीट हो सकता है कांग्रेस को देने की बात की गई होगी या रालोसपा को देने की बात की हुई है, लेकिन ये दोनों नहीं हुआ। और AD सिंह जो कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आउटसाइडर है राजद के लिए, उनको बुलाया गया रात रात और उनको ये सीट दे दी गई। भूमिहार ब्राह्मण जो समाज है उसको भी ऑबलाइज किया गया, और एक कहीं ना कहीं राजद ने अपने हिसाब से एक बड़ी चाल चली कि कहीं ना कहीं समन समाज में भी मैसेज जाए, लेकिन पार्टी के कई कार्यकर्ता इस डिसीजन से काफी नाराज थे। ऐसा ही इस बार लग रहा है। दो नाम बाहर से एकाएक उठकर आए, एक तो जो बिस्कोमान के अध्यक्ष है सुनील सिंह, उनका नाम चल रहा है, वो भी जिस समाज से आते हैं उस समाज का
कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन राजद में अभी नहीं उतना दिख रहा है, और हालांकि पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं लेकिन बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं, इसलिए उनके नाम पर भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो शख्स अब कहीं ना कहीं इस पूरी लिस्ट में बाहर से आके शामिल हो गया है और वो एकदम जो कहा सकता है कि 90% कन्फर्मेशन ऑफ नेम कहा सकता है वो भी हो चुका है, क्योंकि अंदर के गलियारों में अब चर्चाएं काफ़ी खूब तेज़ी से हो रही हैं कि कौन है मोहम्मद फारूक। तो मोहम्मद फारूक के बारे में आपको बता दें कि राजद में ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं ज़मीन जायदाद का और बंगला प्रॉपर्टी का, लेकिन मोहम्मद फारूक एक ऐसा नाम है जो कि मुंबई की गलियों में बड़ा फेमस नाम है। कई हाई प्रोफाइल इनके पास फ्लैट्स हैं, कई सितारों को भी इन्होंने फ्लैट्स बेचा है और इनकी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि अब बंद होने के कगार पर इसलिए आ गई थी क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है कि सारी फैक्ट्रियां बंद थी और इन्हें भी लेबर का नुकसान एक अच्छा खासा हुआ है। आपको पता है कि सारे लेबर से इधर से उधर भाग गए हैं, कोरोना काल में सब कुछ बंद था तो ये भी वापस पटना आए थे। इस दौरान राबड़ी देवी के आवास पर एक मीटिंग के दौरान इन्हें पहली बार देखा गया था और तब ये कयास लगाया गया था कि हो सकता है इनको लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही हो और ये अपने सीट के लिए आगे पीछे कर रहे हो। लेकिन तेजस्वी की ने जब इन्हें अपने साथ कई जगहों पर रखा और उनकी टीम का कहा जा रहा है कि कोर हिस्सा धीरे धीरे ये हो गए हैं कम ही समय में, तो ये साबित हो गया है कि एमएलसी की दौड़ में इनका भी नाम सामने आ रहा है। और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि जब एडी सिंह को भेजा जा सकता है तो ये तो कहीं ना कहीं पुराने जुड़े रहे हैं राजद से और लालू यादव की टीम के साथ भी कई बार ये दिख चुके हैं। और अब क्योंकि कोरोना का चल रहा है प्रकोप और बिहार में सारे मजदूर वापस आ चुके हैं तो यहाँ पे भी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मुंबई से समेट कर ये लाना चाह रहे हैं। वहाँ जो काम चल रहा है तो चलेगा ही, यहाँ पे काम बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ पर जो काम बढ़ा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को रोजगार की जो समस्या है वो भी दूर होगी, इनको भी बिहार में लेबर मिल सकता है और ये वापस बिहार में शिफ्ट हो सकते हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि अब यहाँ पे बिहार में जब रह ही रहे हैं तो राजनीतिक कुछ जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको ही पूरी कर ली जाए और जो व्यस्तता राजनीतिक तौर पर है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। यही कारण हो सकता है कि इन्होंने अप्रोच किया राजद को और राजद ने भी इन्हें हाथों हाथ इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एक अच्छे पूंजीपति हैं राजद। जिस तरह से आपको पता है कि लालू यादव गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ेगी तो बहुत सारे फाइनेंसर्स पुराने जो इस पार्टी के रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं सपोर्ट नहीं करें, इसलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अपने लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा और उसका एक हिस्सा हो सकते हैं जो हालांकि अब बता दें आपको कि मोहम्मद फारूक का नाम तो चलने लगा लेकिन इनका विरोध भी होने लगा है। राजद के कई पुराने लोग इन दबी जुबान में ही ये बात कह रहे हैं कि इससे बड़ा गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच और खासतौर पर समर्थकों के बीच और समर्थक काफ़ी नाराज भी हो सकते हैं। और चुनाव से पहले इस तरह से अगर हम एक बहुत बड़े पूंजीपति को टिकट देते हैं तो लोग ये भी चर्चा शुरू कर देंगे कि हमने पैसा लेकर टिकट दे दिया है और आने वाले समय में जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से अलग हो सकते हैं क्योंकि हम जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लोगों को ये लगेगा कि जिनके पास पैसा नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जरूर कहीं ना कहीं दुराहे पर खड़े हो गए तेजस्वी यादव। लेकिन आपको बता दें कि जैसा बाकी जो लिस्ट में हमने आपको नाम बताया उनके हिसाब से मोहम्मद फारूक जो कि फिलहाल एमएलसी पद के लिए पैराशूट कैंडिडेट ही कहे जाएंगे आ गए हैं और आ ही नहीं गए हैं, छा गए हैं। इनका नाम बिल्कुल ऑलमोस्ट जो कहा जाता है कंफर्म लिस्ट में चल रहा है और अगर कोई मतलब 19-20 ना हो, कोई अगर इनका पुराना कोई खाता बही न निकाल के कोई सामने रख दे राबड़ी देवी के और तेजस्वी यादव के तो ऐसी, हालांकि हमें नहीं पता, मैं ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई पुराना खाता बही इनका है, लेकिन इनका अगर कोई ऐसा कोई कमी इनके अंदर हो या ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया जा सके इनके खिलाफ तभी जाके इनका काम बिगड़ सकता है, अन्यथा इनका नाम बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है। ये रही राजद की 3 जो प्रोबेबल लिस्ट है 3 एमएलसीज की, अलग अलग मैंने जातिगत हिसाब से भी बांट दिया, धर्म के नाम से भी बांट दिया और ये भी बता दिया कि किस जो एमएलसी सीट है उस पर किसका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अगर पहले सीट की बात करें तो तेज प्रताप और हिना साहब का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, दूसरे की बात करें तो रामबली सिंह और साधु पासवान का नाम ऊपर चल रहा है और तीसरे में बात करें तो मोहम्मद फारूक ऊपर चल रहे हैं। तनवीर हसन और फैसल अली का नाम अब काफ़ी नीचे जा चुका है। तो लगभग इन्हीं लोगों में से आपको चेहरा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो चीज़ें गलत निकल जाए, लेकिन
लगातार एक ही बात अगर हर जगह से आ रही है तो चीज़ें गलत नहीं हो सकती हैं। तो ये था मेरा आज का पंचनामा। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज है, इसलिए आप लोगों से जल्दी आज चाहूँगा इजाज़त। इसी तरह से प्यार और अगर मोहब्बत देते रहेगा पंचनामा को, तो इसी तरह से हम लगातार अंदर की खबरें बाहर लाकर आपको दिखाते रहेंगे। और किस्से कहानियाँ तो मैं सुनाता ही रहता हूँ, वो आपको लगातार सुनाता रहूँगा। प्यार दीजिए ताकि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, और जो प्रोत्साहन है ना वो यहीं से मिलता है। तो भैया मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए अंदर की खबरें लाता हूँ, आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।